नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंदरियाल फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। एक आज के जी इस अंक में सबसे पहले शुरुआत करूँगा एक हैदर अली आतिश का एक शेर है, उससे बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। यही है आज की जो खबरें जो चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है, जो मीडिया पर हो रही हैं, उनका लबो-लुबाब यही है। आपने भी सुना होगा, मैं खबरों पर विस्तार में नहीं जाता हूँ। जो आज का जो चर्चा का जो विषय है उस पर, उसकी खबरें जो हैं उस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आपने सुना होगा कि वो जो है न्यूज़ क्लिक जो एक न्यूज़ पोर्टल था, उसके दफ्तरों पर छापा पड़ा, उसके लोगों पर छापा पड़ा। दिल्ली पुलिस ने छापे मारे हैं और उसमें से जो है कुछ लोगों को, जैसे पत्रकार जो थे अभिसार शर्मा हो गए या उर्मिलेश हो गए, इन सबको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया। और जो उसके मालिक थे न्यूज़ क्लिक के, प्रवीर पुरकायस्थ था, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके जो एचआर हेड थे अमित चक्रवर्ती, उनको गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट ने 7-7 दिन के लिए उनको जो है पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मुख्य रूप से ये चर्चा है और ये छापे इसलिए पड़े हैं क्योंकि पिछले महीने यानी अगस्त में, पिछले महीने अगस्त में एक रिपोर्ट छपी थी यूएसए के एक प्रमुख अखबार में, जिसमें बताया गया था कि चीन अपने प्रचार के लिए बहुत मोटा पैसा जो है प्रयोग कर रहा है, खर्च कर रहा है, जिसमें से कुछ लोगों के न्यूज़ क्लिक का विशेष तौर से उसमें उल्लेख किया गया था कि इसने जो है वो चाइनीज़ फंडिंग ली है और इसके जो नेविल रॉय सिंघम हैं उनके थ्रू लिए। नेविल रॉय सिंघम जो है, उनके फादर लंका के थे और उनकी मदर क्यूबन थी। अमेरिका में वो, उनके फादर पहले प्रोफेसर थे और ये खुद जो हैं वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत करोड़पति हैं। आजकल शंघाई बेस्ड हैं, अमेरिका में नहीं रहते हैं, वो शंघाई में रहते हैं। तो इनके थ्रू जो है वो चाइना की जो है गुप्तचर जो एजेंसियां हैं, वो लोगों को पैसे बांटती हैं अपने हक में प्रचार करने के लिए, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसमें न्यूज़ क्लिक का नाम आया था। और न्यूज़ क्लिक के थ्रू फिर अभिसार शर्मा वगैरह का आया था कि वो 38 करोड़ का करीब मामला है जो ये है। ये पूरा उसका लबो-लुबाब है। जो समाचार जो आए हैं उनका लबो-लुबाब ये है कि वो चीन ने पैसे दिए, इन्होंने पैसे लिए और फिर उसके हक में यहाँ प्रचार किया। जो न्यूज़ आइटम्स थी वो चलाई किस तरह से गई हैं, वो आपको ही मालूम है कैसे किसी के हक में किया जाता है और कैसे किसी के विरुद्ध किया जाता है। एक ही खबर के दो पहलू होते हैं, तो आपने किस पहलू को यूज़ करना है, किसके विरुद्ध करना है, वो आपको तय करना होता है। आपने एक बार मालिक ने कह दिया, आपके संपादक ने कह दिया, आप उसी हिसाब से उसको चलाते हैं उस न्यूज़ को, कि जिसमें जो है वो हो। जैसे अब अगर आपको ध्यान हो तो इसी न्यूज़ क्लिक के जो रिपोर्टर्स हैं, जो इनकी रिपोर्ट्स हैं, उसमें जो है वो चाइना की जो वो आपकी जो कोविड वाली जो पॉलिसीज़ थी, जो उनके कदम उन्होंने उठाए थे, उसकी बड़ी तारीफ़ की गई थी और इंडिया के बारे में बड़ी भयावह तस्वीरें भी उसी न्यूज़ क्लिक के उसमें आई थी। तो ये खबरों के चलाने का तरीका होता है, किसी का फेवर करना होता है, तो इस तरह से पैसे लेके किया जाता है। तो ये न्यूज़ क्लिक का काम रहा है। तो अब इनके ऊपर छापे पड़े हैं। पहले अगस्त में भी पहले एक उसने ईडी ने जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक एफआईआर लॉन्च की थी। अब जो है वो की है दिल्ली पुलिस ने छापे मारे हैं। बताया जा रहा है, जो काफ़ी सोशल मीडिया पर भी चर्चित है, कि यूएसए की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी कोई रिपोर्ट 58 पेज की, जिसमें चर्चा है उसके बेस पर ये इनसे पूछताछ की गई है और फिर उस पूछताछ के बाद जो है वो प्रवीर पुरकायस्था को और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। अभी आगे भी कार्रवाई होंगी ऐसा कहा जा रहा है। अब इस पर जो है कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया, बहुत हल्ला मचा रही है। खास तौर से, मतलब वैसे तो इंडी पूरा जो अलायंस है, जो इनका है अलायंस, पूरा ही सभी शोर मचा रहे हैं, पर विशेषकर कांग्रेस इसमें शोर मचा रही है। और कांग्रेस के ही लोग जो हैं ज़्यादा जो है वो उसमें, उनके प्रवक्ता जो आपको मालूम है कैसे किस भाषा में बोलते हैं, तो वो उन्होंने वो किया हुआ है। और ये वही कांग्रेस है जिन्होंने कुछ दिन पहले, चंद रोज पहले ही 14 जो पत्रकार थे उनके प्रोग्राम में न जाने के लिए, उनको बॉयकॉट करने के लिए जो है वो निकाला था, जिसको इंडिया अलायंस ने सबने अडॉप्ट किया और अब उनके प्रोग्राम्स में नहीं जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो चर्चा करते ही नहीं है, न्यूज़ पर कोई डिबेट ही नहीं करते हैं। जैसे सुशांत सिन्हा है, वो कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन उनका नाम भी है। ये वो कांग्रेस है। कांग्रेस की कारगुजारी जो है वो बड़ा, उस पर एक अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आ रहा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।
ये कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे? क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि ये जो है लोकतंत्र पर आक्रमण है, लोकतंत्र पर खतरा है, प्रेस की आज़ादी खतरे में आ गई। जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने तो प्रत्यक्ष देखा है, जिया है उसको, लेकिन बाकी लोगों को भी याद दिला दूं कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और उसी रात जितने समाचार पत्रों के जो ऑफिसेज थे उन पर ताले लगाए गए, उनकी बिजली काट दी गई, उनके कागज की सप्लाई रोक दी गई, उनके पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, उनके मालिकों पे इनकम टैक्स के जो है छापे पड़े। ये 25 जून की रात ही हुई। जब तक इमरजेंसी रही, बाद के पीरियड अगर छोड़ दें, 77 का जो जनवरी से ऑनवर्ड जो पीरियड है छोड़ दें, तो 75 के जून से लेकर के 25 जून 75 से लेकर के और दिसंबर 76 तक प्रेस की आज़ादी जो है वो पूरी तरह से मिटा दी गई। और कांग्रेस ये कहते हैं कि प्रेस की आज़ादी आज खतरे में पड़ी है। ये वही कांग्रेस है जो आज कह रही है, इसको वो याद नहीं आता। अगर उसके बाद देखा जाए तो यही वो कांग्रेस है जिसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स में आरोप लगे थे, अगर आपको याद हो। 87-88 में जो है वो इन्हीं के जो वो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उन्होंने जो है वो आरोप लगाए थे बोफोर्स में दलाली का। तब इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ क्या किया था सबको मालूम है, गुरुमूर्ति के साथ क्या हुआ था सबको मालूम है। तो ये भी वही कांग्रेस है जो आज कह रही है कि प्रेस की आज़ादी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तब खतरे में नहीं था, है ना। तो इसलिए जो है वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो वाली बात है। अच्छा, किन के लिए शोर मचा रही है ये जो है पत्रकारों के? हालांकि पत्रकार को अरेस्ट नहीं हुआ, प्रवीर पुरकायस्थ को पत्रकार नहीं है आज की डेट में, और अमित चक्रवर्ती तो पत्रकार है ही नहीं, वो तो एचआर हेड हैं उसके। जिन्होंने पैसा लिया है, जिनको फंडिंग का पता है, जिनको फंडिंग के बदले सेवाएं देनी हैं, ये वो लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं। पत्रकारों से सिर्फ पूछताछ हुई है, लेकिन तब भी जो है पत्रकार जो है वो बिरादरी जो है, काफी सारी पत्रकार बिरादरी, वैसे तो मेरा मानना है कि आज की डेट में कोई पत्रकार नहीं रह गया है, अब तो सब पत्तलकार हो गए हैं। 2014 से पहले क्या क्या होता था सबको मालूम है। राडिया टेप्स का सबको मालूम है, राडिया टेप्स में कैसे व्हीलिंग डीलिंग का सामने आया था, कैसे कैसे पत्रकार हुए हैं, ये सबको मालूम है। तो ये अब ये कह रहे हैं, अगर मैं इनको थोड़ा सा अगर इस बात पे वो करूं, तो एक पत्रकार ने 1988 में बॉम्बे में जर्नलिज्म की शुरुआत की। 1994 में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, उन्होंने जो है वो न्यूज़ चैनल उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और कांग्रेस के आज भी वो चहेते हैं। क्या किसी ने पूछा है कांग्रेस से कि ये कैसा पत्रकार है जो उस जमाने में 35 करोड़ का जो है वो साउथ दिल्ली में घर लेता है? कहां से आया वो पैसा? ये पत्रकार है। एक पत्रकार की तनख्वाह 2000 रुपए में 1988 में, बल्कि 1500 रुपए उनकी तनख्वाह थी उस वक्त, जब वो 1988 में उन्होंने पत्रकारिता अपनी शुरू की थी। और 1991 1992 तक भी 2000 की तनख्वाह ही थी, जो बढ़ करके 3000 4000 बाद में हुई है। 94 तक आते आते वो लाख रुपए पहुंच गई, बात अलग, पर लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाला भी क्या 35 करोड़ का घर ले सकता है? आज उस घर की कीमत जो है सुना है कि 70 करोड़ से ऊपर है साउथ दिल्ली में। तो ये पत्रकार हैं, और ये कांग्रेस के और खासतौर से कांग्रेस के राज परिवार के चहेते पत्रकार हैं, जो अपना कोई मौका नहीं छोड़ते हैं उनकी चाटुकारिता करने में और बाकी सब लोगों का मजाक उड़ाने में। एक ऐसे ही और पत्रकार भी हुए हैं, अगर आपको ध्यान हो, उसी समय आज से हो गए करीब 15-16 साल हो गए हैं, 94-95 के आसपास, दिल्ली सरकार में एक शिक्षिका थी जिन पर झूठे आरोप लगाए वेश्यावृत्ति के, वेश्यावृत्ति चलवाती हैं वो। झूठे आरोप लगाए गए, झूठे उनको ट्रैप किया गया, ट्रैप करके उनके सेंटेंसेस को, उनके वीडियोस को जो है वो डॉक्टर किया गया, और फिर उनके ऊपर वो आरोप लगाए गए। और फिर वो जब चली है, वो रिपोर्ट चली है, लोगों ने भरोसा नहीं किया, तो उस रिपोर्ट को इन्होंने उनके जिस स्कूल में वो शिक्षिका पढ़ाती थी, वो टीचर पढ़ाती थी, उसी स्कूल के बाहर चलवाया ताकि दंगा हो। और वो आज पत्रकार क्या है? आज वो नामी पत्रकार है। तो ये तो पत्रकारों का हाल है। अब एक और पत्रकार का आप भी जानते हैं, कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल युद्ध में रिपोर्टिंग हो रही थी। बाद में पाकिस्तानियों ने खुद कहा कि हमको बड़ी सहायता मिली उसकी रिपोर्टिंग से। 26/11 का जब बॉम्बे हमला हुआ, तो यही पत्रकार जो हैं वो हमारे सैन्य बलों की जो कार्रवाई होती थी उसकी आंखों देखी रिपोर्ट पल पल जो है वो प्रसारित करती थी अपने चैनल पे। तब वो एनडीटीवी में हुआ करती थी।
कैसे उनको फायदा हुआ, कैसे पाकिस्तानी हैंडलर्स ने भी कहा कि हमको तो एक एक घटना की जानकारी थी, तो उसमें कितने लोगों की जानें गई हैं, कुछ हुआ क्या उसको? और वो आज भी कांग्रेस की जो है चहेती पत्रकार हैं। तो पत्रकारिता के नाम पर ये जो हल्ला मचा रहे हैं, ये तो सबके गले नहीं उतर रहा। अब वो कोई पत्रकार बचा नहीं है, अब सारे पत्रकार हो गए हैं, चाहे वो कांग्रेस वाले हों जो 2014 से पहले जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए थे, आज वो दूसरों को गोदी मीडिया कह रहे हैं। जो तब इनको गोदी मीडिया कहा करते थे, जो इनको जो है व्हीलर डीलर कहा करते थे, आज वो खुद सत्ता की गोदी में बैठे हुए हैं। तो इसलिए पत्रकार तो कोई बचा नहीं, सब पत्रकार हो गए हैं। एक सही नाम किसी ने दिया है, बीजेपी के ही लीडर ने दिया था इनका सही नाम, प्रेस्टिट्यूट्स। तो आज की डेट में प्रेस्टिट्यूट्स हो गए हैं। पैसा लेकर के या तो इसके पक्ष में लिखेंगे या उसके विरुद्ध लिखेंगे, सत्य क्या है वो नहीं बताएंगे, सत्य का वो रूप पेश करेंगे जिससे इनका एजेंडा चलता है। तो इसलिए पत्रकारिता पे आज की डेट में इतना शोर मचाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। अब मैं थोड़ा सा एक विषय से हटकर भी आ रहा हूँ, हालांकि इसी से लगता विषय है। आपने सबने सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना होगा, काफी फेमस हैं, लीडर रहे हैं, जनता पार्टी में भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी में भी सरकार में रहे, अभी पीछे इस सरकार ने भी उनको बीच में राज्यसभा की सदस्यता दी है। अब वो सदस्यता नहीं दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए वो आजकल मोदी के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंट उनका पक्ष रहा है सुब्रमण्यम स्वामी का, बल्कि दो। एक तो ये रहा कि हमेशा वो चीन के हितैषी रहे हैं। वो हमेशा ही कहते हैं चीन भारत का दुश्मन नहीं है, शुरू से उन्होंने ये कहा है। आज भी वो जो मोदी सरकार पर निशाना लगा रहे हैं, वो चीन को देख करके लगा रहे हैं, चीन के पक्ष में होकर के लगा रहे हैं। तो उन्होंने ही जो है वो दो, एक तो नेशनल हेराल्ड वाला उन्होंने वो उठाया। नेशनल हेराल्ड में आज की डेट में कांग्रेस का जो राज परिवार है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी वगैरह, ये सब लोग जो है बेल पर चल रहे हैं, जमानत पर चल रहे हैं। तो इसमें उनको सजा लग रहा है कि तय है कि सजा इनको होगी। एक तो ये मामला है सुब्रमण्यम स्वामी का। एक सुब्रमण्यम स्वामी ने, अगर आपको याद हो, तो सोनिया गांधी की पढ़ाई के ऊपर बड़े प्रश्न उठाए थे, बहुत काफी शोर मचाया था, बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया उसके खिलाफ, कांग्रेस ने। इसका मतलब बात सच है। नेशनल हेराल्ड वाले केस में भी सुब्रमण्यम स्वामी पर कोई प्रत्युत्तर या कोई प्रत्यारोप नहीं लगाया है कांग्रेस ने, इसका मतलब बात सच है। ना तो खंडन किया उसका, ना उसके ऊपर कोई केस किया। जो डिफेमेशन के केसेस करने की आजकल परिपाटी है, वो भी नहीं इन्होंने किया। तो इसका मतलब वो भी लग रहा है कि काफी हद तक सच है। तो एक सुब्रमण्यम जैसा, स्वामी जैसा आदमी, जिसके पास न कोई सरकारी बैक है न कुछ है, वो आदमी इनके ऊपर आरोप लगाता है, बिना डरे लगाता है। तो फिर ये सरकार क्यों डर रही है? मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ही एक कंप्लेंट दी है, आज 6 साल हो गए उस कंप्लेंट को, जो दी है उन्होंने होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया, पूछताछ करने के लिए कहा गया, तो होम मिनिस्ट्री ने बड़ी मुश्किल से कई साल बाद एक नोटिस राहुल गांधी को थमा दिया, और राहुल गांधी उस नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। मामला क्या है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की जो उनकी जो कंपनी बोर्ड है, वहाँ जो है कंपनी के उसमें डायरेक्टर बनने के लिए ये लिख के दिया है कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ। अब आपको तो मालूम है कि भारतीय संविधान के हिसाब से हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप होती नहीं है, एक ही सिटीजनशिप हो सकती है। लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, तो ऑब्वियसली कोई एविडेंस भी दिया होगा कि मैं ब्रिटिश सिटीजन ऐसे हूँ। यहाँ भारत में वो सांसद भी रहे हैं इतने सालों से, चुनाव लड़ते हैं, यहाँ की पार्टी के लीडर हैं, तो यहाँ भी सिटीजनशिप है उनके पास, बाई बर्थ है बल्कि यहाँ तो 2 में से एक सिटीजनशिप उनको छोड़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो किया है। इसका मतलब या तो ये वहाँ धोखाधड़ी कर रहे थे ब्रिटेन में, तो अगर वो इसका जवाब कुछ भी दें तो फंसेंगे दोनों तरफ से ही। अगर वो कहते हैं कि मैंने ब्रिटेन में गलत बोला था, तो ब्रिटेन में उनके खिलाफ तो केस होगा, और अगर वो कहते हैं कि नहीं भारत में मैंने गलत बोला है, तो भारत से उनकी चुनाव लड़ने की जो है एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये कितनी डरी हुई है, कितनी डरपोक सरकार है, वो इससे है कि राहुल गांधी को एक नोटिस थमा के, वो भी कई साल बाद नोटिस दिया है, और उस पर कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब डरपोक हैं आप। तो डरपोक सरकार का ये जो है एक वो है कि अभी आपने जो है दूसरा मुद्दा जो है, वो भी शायद मेरा अपना अंदाजा है सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से चर्चा में ज्यादा आया।
2008 में राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एक समझौते पर दस्तखत किए, जिसमें साक्षी जो हैं वो सोनिया गांधी भी थी 2008 में। उसकी पिक्चर्स, उसके वीडियोस बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है, बार बार वीडियो में भी आया है। वो सरकार के लोग भी जो हैं, इसके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि हाँ इन्होंने समझौता किया है। पर छुटभइये नेता कहते हैं, मोदी जी ने आज तक कुछ नहीं कहा, अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। क्यों? ऐसा क्या है कि आप जो है, आपकी गुप्तचर संस्थाएं उस समझौते को सार्वजनिक नहीं कर पा रही? वो क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा? क्यों ये सरकार डरी हुई है उसको सार्वजनिक करने से? क्या इनके पास वो ये इतनी कुव्वत नहीं है कि ये उसको जो है प्राप्त कर सकें कि क्या समझौता है? या तो आपकी गुप्तचर एजेंसी जो है वो फेल्योर है, आपकी सरकार की ऐसे फेल्योर है, या आप इतना डरे हुए हैं कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट तो है, वो समझौता तो है, लेकिन आप उसको सार्वजनिक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? तो इन दोनों मुद्दों को देख करके ही मैं कह रहा हूं कि ये सरकार डरपोक है, इसमें हिम्मत नहीं है। न तो उसकी नागरिकता के सवाल पर उसके खिलाफ पूरा एक्शन लेती है, सिर्फ शोर मचा के चुप हो जाते हैं, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बार कह चुके हैं, वो नहीं करते हैं। न तो इनके जो चीन से समझौता हुआ है उस पर कुछ कहते हैं, न ये सरकार, आज 10 साल होने को है सरकार को, इस सरकार ने ये भी नहीं कहा है कि सोनिया गांधी ने झूठा एफिडेविट दिया जिसके ऊपर क्रिमिनल केस बनता है। तो आज ये इस बहाने, ये जो पत्रकारों वाला जो है, इसके बहाने जो है ये बात बहुत साफ हो रही है कि ये गवर्नमेंट करेगी कुछ नहीं, सिंपली शोर मचाएगी। कुछ दिन उसकी जो मामला जो है वो रहेगा, चर्चा में रहेगा, मीडिया में रहेगा, सोशल मीडिया पे रहेगा, उसके बाद शांत। इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना। तो मैंने इतनी डरपोक सरकार कभी नहीं देखी। हाँ, इससे पहले एक बार ठीक है, वो एक मानता हूँ, 1986 में जब शाहबानो प्रकरण हुआ था, शाहबानो केस में जो है सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट की उसके अगेंस्ट जो है वो कानून लेके आ गई थी राजीव गांधी गवर्नमेंट। तब उनके पास 400 से ऊपर एमपी से, तब भी वो डरी थी, लेकिन वो सांप्रदायिक दंगों की वजह से डरी थी, सांप्रदायिक अपने जो मुस्लिम जो तुष्टीकरण की नीति है उसकी वजह से डरी थी। लेकिन इस गवर्नमेंट के पास तो तुष्टीकरण का कोई एजेंडा ही नहीं है, फिर ये क्यों डर रही है? और इस मामले में डरने का मतलब क्या है? जो सच है वो होने तो कोर्ट में जाके चैलेंज होगा, तो कोर्ट उसका दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। तो आप बेवजह क्यों डर रहे हैं? अगर आप में हिम्मत है, आप कहते हैं कि हाँ आप जो है हिम्मती हैं, तो कीजिए ना। राहुल गांधी वाली जो प्रकरण है, जो नागरिकता वाला है, उस पर भी एक्शन लीजिए, और जो चीन वाला, चीन से समझौता हुआ है उसके डॉक्यूमेंट प्राप्त कीजिए, चीन से मांगिए, चाहे अपने गुप्तचर एजेंसियों के थ्रू मंगवाइए, सार्वजनिक कीजिए। क्यों नहीं करते हैं आप? तो अभी जो है वो सबसे बड़ा जो आज की डेट में जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर ये कहती है कि हम हिम्मती हैं तो आप लीजिए, निडर हैं तो लीजिए, एक्शन लीजिए, जो कानून सम्मत है वो एक्शन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।